नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज़ दरोगा का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 है। अभी तक हमने 8 करा दिए हैं। जाइए, अगर आप 8 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबको देखिए मित्रों। तो ये 9 है। तो साथियों, आज का ये मोटिवेशन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से है, तो इस मोटिवेशन को आप लोग गांठ बांध कर जो है रख लीजिए। मांझी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है, देखेंगे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस जो है देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? जापान के या दक्षिण कोरिया के या अमेरिका के या फ्रांस के? तो किसके द्वारा यह सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या चीज से? तो सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो ये अमेरिका का जो है सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, लीजन ऑफ मेरिट। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो सम्मान पाने वाले जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो नरेंद्र मोदी जी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि देश की जो है पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया? दिल्ली एनसीआर में, कोलकाता में या मुंबई में या लखनऊ में? तो बताएंगे कहाँ शुरू किया गया। तो दिल्ली एनसीआर में जो है पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किया गया। कहाँ? तो दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर दिल्ली का कैपिटल है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी है और यहाँ के उप राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो हाँ, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो हाँ, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा कह रहा है कि भारत के 4 अन्य देश, भारत के साथ 4 अन्य देश, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो हाँ, ये भी सब अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो तीनों सही है। जिस ऑप्शन में होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें 1 और 2, 3 तक दे रखा है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि नासा द्वारा आयोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है, मंगल से है या सूर्य से है या बृहस्पति से है? तो किससे है? तो ये चंद्रमा से है। ध्यान रखेंगे, किससे है? तो चंद्रमा से है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। 5 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश के हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया है? जापान को या फिलीपींस को या सिंगापुर को या थाईलैंड को? तो दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने हॉकर संस्कृति को सिंगापुर को शामिल करने का काम किया है। किसको? तो सिंगापुर को शामिल करने का काम किया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 को देखते हैं मित्रों। 6 में क्या कहा जा रहा है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? घरों तक जो है बिजली पहुंचाने से या घरों से स्वच्छ रखने से या आकाशीय बिजली से सुरक्षा से या पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे, ये पूछा जा रहा है। तो लाइट हाउस परियोजना के तहत जो है नई तकनीकी से इस्तेमाल खर्च करने में अधिक टिकाऊ आपदारोधिक जो है 1000 मकान बनाए जाएंगे। ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है लाइट हाउस परियोजना का संबंध। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारत का पहला जो है बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में या झारखंड में? तो कहाँ बनाया गया है बौद्ध थीम पार्क? तो ये हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम जो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छागन भाई पटेल है। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्राजील में, कतर में या मैक्सिको में या यूएसए में? तो कहाँ किया जाएगा?
तो ये कतर में किया जाएगा। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा। और 26 का जो है विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या महाराष्ट्र। तो डिजिटल अवार्ड से 2020 में किसको सम्मानित किया गया है, बिहार को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में जो है बैंक में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल अवार्ड दिया गया है 20 का, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को बनाएंगे। 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में जो है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया, गुजरात में किया गया, उत्तराखंड में किया गया, कर्नाटक में किया गया, हरियाणा में किया गया। तो टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया हाल ही फिलहाल में, तो कहाँ किया गया बताएंगे, हरियाणा में किया गया। हरियाणा में किया गया। यहाँ के जो है सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को या तमिलनाडु को या केरल को। तो किसको प्राप्त हुआ है, तो एक प्राप्त जो हुआ है कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। किसको, कर्नाटक को। अगर कर्नाटक की चर्चा कर लिया जाए तो कर्नाटक के सीएम कौन है, थावरचंद गहलोत है, और यहाँ के राज्यपाल बसवराज बोमई है, बसवराज बोमई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है साथियों, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो है 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या गोवा में, तो बताएंगे। तो जो है ये हाल ही फिलहाल में किस राज्य में लागू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। क्यों लागू किया गया है, क्योंकि जो है ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने गेमिंग संशोधन बिल जो 2020 पारित किया, जिससे गेम पर प्रतिबंध लग गया है। इससे वहां के युवा जो है क्या हो रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे और कर्ज ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए जो है ये बिल पारित किया गया है। कहाँ पारित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में पारित किया गया है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है, जगमोहन रेड्डी है, और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी है, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी कैपिटल अमरावती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को बनाएंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, ब्रिटेन में किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा 2021 में, इसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्रिटेन करेगा, ध्यान रखेंगे। कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया, सऊदी अरब ने, कतर ने, संयुक्त अरब इमारत ने या बहरीन ने। तो जुलाई 2020 में जो है संयुक्त अरब इमारत यानी कि अबू धाबी में जो है बाराक परमाणु संयंत्र की इकाई चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला अरब का देश बन गया है। तो कौन, संयुक्त अरब इमारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त अरब इमारत। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे, जो एक पुस्तक से है। कहा जा रहा है कि पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, जरा आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है रामचंद्र गुहा, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, और तीसरा मोहम्मद हामिद अंसारी, और चौथा प्रणब मुखर्जी। तो इस पुस्तक के लेखक जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कौन, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि मार्च जो है 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। तो देखिए पहला तो देखेंगे, इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, तो हाँ प्रथम स्थान पर कौन हुआ है, फिनलैंड है। आगे कह रहा है इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो हाँ एकदम भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वें स्थान पर है। और 20 में भारत का स्थान जो है क्या था, तो एक कह रहा है 144वां था, तो हाँ 144वां था, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, कौन कथन सही नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, सही जवाब सभी सही है, सभी सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है ऑप्शन के अनुसार। तो
इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। वहीं दे रखता कि हाँ सब गलत है तो सब गलत रहता। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि स्लाइनेक्स 2020 क्या है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, भारत और सेशल्स के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। तो स्लाइनेक्स 2020 क्या है? तो ये स्लाइनेक्स 2020 जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। क्या चीज? नौसैनिक अभ्यास है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भानु अथैया का निधन हो गया तो किस क्षेत्र से थे भानु अथैया? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो भानु अथैया जो क्या थे? फिल्म जगत से संबंधित जाने माने क्या थे? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? फिल्म जगत। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करते थे भानु अथैया। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिका देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। किसको? कोस्टारिका को या अल साल्वाडोर को या ग्वाटेमाला को या प्यूर्टोरिको को? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा उत्तरी अमेरिका के किस देश को? तो बताएंगे अल साल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, अल साल्वाडोर को। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा लंबा मंदिर रोपवे पूछा जा रहा है, किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो बताएंगे इसका क्या सही जवाब होगा। तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है, जो एशिया का सबसे लंबा मंदिर होगा रोपवे। तो ध्यान रखेंगे। अगर गुजरात की बात किया जाए तो हाल ही फिलहाल में यहाँ के सीएम बदल गए हैं, जिसका नाम है भूपेंद्र पटेल जी, और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल जी और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई, सौराष्ट्र या विदर्भ या कर्नाटक? तो ये रणजी 2020 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? वी परवीन राव को या पवन सुखदेव को या सोनम वांगचुक को या महेंद्र सिंह धोनी को? तो किसको दिया गया है? तो सोनम वांगचुक को दिया गया है। 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड सोनम वांगचुक को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 2000 ईस्वी में लाया गया था, 2006 में लाया गया था, 2002 में या 2005 में? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये जो है कब लाया गया? तो ये 2005 में लाया गया था। ये क्या है जरा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति जो होता है उसमें उत्तराधिकार, शहादत और जो है ये अधिकार विस्तार करने का काम किया है। यह जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला देखेंगे के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई 2020 शिक्षा नीति। तो हाँ, इसी के नीति पर लाई गई। शिक्षा पर जो है जीडीपी का जो है 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हाँ, 6% खर्च होगा। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो हाँ, ये भी सही है। तो बच गया कौन? तो वहीं गलत हो जाएगा। इससे पूर्व जो 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में आया था, 84 में नहीं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है कौन असत्य है? तो यही असत्य है। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में आई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है 1984, इसलिए गलत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो युवा दिवस का थीम पूछा जा रहा है। तो क्या था थीम?
युवा उत्साह नए भारत का। दूसरा कह रहा है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल। तीसरा कह रहा है विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा। और चौथा कह रहा है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था युवा, यानी कि उत्साह नए भारत का, ये थीम था, ध्यान रखेंगे। और युवा दिवस जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 1984 से ही, 1984 से ही, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 को देखते हैं। 26 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 26 को देखेंगे। 26 में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 17 मीटर खंभे पर एक मेढक 1 मिनट में 50 सेंटीमीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 20 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 110 मिनट लगेगा, 112 मिनट लगेगा, 111 मिनट लगेगा, 113 मिनट लगेगा। तो ये प्रक्रिया बनाने में भी यहाँ पे कैलकुलेटिव होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या होगा सही जवाब बना करके। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? कि कहा जा रहा है कि अमित के वेतन का 8%, अशोक के वेतन के 12% के बराबर है, तो सोहन का वेतन अशोक के वेतन का आधा है। यदि सोहन का वेतन 8,000 रुपया है तो अमित का वेतन कितना है? तो ये भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते बना करके मैथ का सवाल, गलत बात है, इसको जवाब दीजिएगा। और ये भी बताने की चेष्टा कीजिएगा कि आपको कितना आया आउट ऑफ 100 में। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में मैथमेटिक्स से कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति एक मेज को खरीदकर 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 20% से कम खरीदता तो 48 रुपये में अधिक में बेचता, 30% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको भी बना करके आप लोग जवाब दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, सी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। बी तथा सी ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। शेष काम ए कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए इसका जो है ए का क्या हो जाएगा 1/9, बी का क्या हो जाएगा 1/15 और सी का क्या हो जाएगा 1/10। तो जो है बी और सी का 2 दिन का कार्य निकलिएगा तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, यानी कि 1/15 प्लस 1/10 गुने 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा वैल्यू, ठीक है ना। और शेष कार्य एक में से उतना घटा दीजिएगा, एक में से उतना घटा दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आपको आंसर आएगा वही होगा। और ये द्वारा निकाला गया समय ले लीजिएगा। इसको आप लोग बना करके खुद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाएंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार पर तथा ऊंचाई बराबर है, तो आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो आयतनों का बीच का अनुपात यहाँ निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग निकाल करके बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जो हड़प्पा स्थल से जो है चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कहाँ से मिला है? बनवाली से, लोथल से, या कालीबंगन से, या चूहनजोदड़ो से? तो जो है ये कहाँ से मिला है चावल का प्रमाण? तो लोथल से मिला है, ध्यान रखेंगे कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। 32 को देखेंगे मित्रों। 32 में क्या कहा जा रहा है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, या सुमित नाथ थे, या अजित नाथ थे, या संभवनाथ थे? तो दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजित नाथ थे, अजित नाथ थे, ध्यान रखेंगे। अगर प्रथम पूछता तो कौन होता है? ऋषभ देव होता, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? अजातशत्रु के, अशोक के, या बिंदुसार के, या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि किरायता जुर्नियम के रचयिता निम्न में से कौन है? दंडी है, या भारवी है, या भावभूति है, या महेंद्र वर्मन है? तो किराता जुर्नियम की रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसकी रचयिता कौन है? तो भारवी जी है, भारवी जी है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 में क्या कहा जा रहा है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? बलबन ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे।
37 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिदिर का था। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि इलाही सनवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या जहांगीर ने, या अकबर ने? तो इलाही सनवत की शुरुआत कौन किया था बताएंगे? तो ये अकबर ने किया था, अकबर ने शुरू किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाते हैं। 39 में क्या कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? तो बताएंगे अब्दु समद को, या बसावन को, या दसवंत को, या मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को? तो मुगल बादशाह अकबर ने जो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद जो है हुसैन काश्मीरी को दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूढ़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1658 को, या मार्च 1658 को, या मई 1658 को, या मई 1659 को? तो ये कब हुआ था? मई 1658 को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे मई 1658 को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम आंगल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? 1775 से 1779 के बीच, 1775 से 1782 के बीच, या 85 से 92 के बीच, या 1803 से 5 के बीच? तो प्रथम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था। अगर द्वितीय पूछा तो 1803 से लेकर के 5 तक, और तृतीय पूछा तो 1816 से लेकर के 19 तक। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चीज कि प्रथम, तो प्रथम कब होगा? 75 से लेकर के 82 तक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डर्फिन के द्वारा? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा इसकी अध्यक्षता में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। आगे हम लोग इसका बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, गोपाल हरिदेश मुख थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या अब्दुल लतीफ थे? तो रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1927 को, फरवरी 1927 को, सितंबर 1927 को, अक्टूबर 1927 को? तो कब किया गया? तो नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया गया था, नवंबर 1927 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। 45 में क्या कहा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष जी थे, शिशिर कुमार घोष जी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्गत कहलाता है? कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति? तो बुध और शुक्र क्या कहलाते हैं? अंतर्ग्रह कहलाते हैं, अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब बुध और शुक्र हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 में क्या कहा जा रहा है? सामान्यतः जो है अवसर की स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को, 3 जनवरी को, 4 जून को, 4 जुलाई को? तो कब होती है अपसौर की घटना? तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? कंग्लोमेरेट से, या फाइलाइट से, या बेसाल्ट से, या बालू का पत्थर से? तो ये किससे बना हुआ है? तो ये बेसाल्ट से बना हुआ है जो रूपांतरित सेल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि पल्या के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक जो है स्थल रूप कौन है? नदी है, या पवन है, या सागरीय जल है, या हिमंत है? तो पल्या के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन है? तो एक पवन होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे हम लोग। 50 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को, या ऑस्ट्रेलिया को, या उत्तरी अमेरिका को, या दक्षिणी अमेरिका को? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोला जाता है?
तो यूरोप को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, यूरोप को बोला जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? यूरोप को बोला जाता है मित्रों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाएंगे। 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, या गुंबदकार पर्वत का, या अवशिष्ट पर्वत का? तो पश्चिमी घाट जो है किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाएंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? चिली में है, मैक्सिको में है, अर्जेंटीना में है, या यूएसए में है? तो ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ध्यान रखेंगे। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? सुंडा जल संधि, या मलाक्का जल संधि, या मोजाम्बिक चैनल, या मेसिना जल संधि? तो सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है, सुंडा जल संधि, ध्यान रखेंगे, सुंडा जल संधि। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाएंगे। 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 को 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 में क्या कहा जा रहा है कि सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, या गोवा? तो कौन है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या असम में, या मणिपुर में? तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ है? तो असम में है। अगर असम की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर, और इसका सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि कौन सा जो है चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि उत्तरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? उत्तरी परियोजना ब्यास नदी पर, या रावी नदी पर, या चिनाब नदी पर, या झेलम नदी पर? तो उत्तरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर निर्मित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाएंगे। 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है? कोयना किस नदी की सहायक नदी है? कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना तुंगभद्रा की, नर्मदा की, कृष्णा की, या सोन की? तो कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे। 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? मत्स्य, या सरीसृप, या उभयचर, या पक्षी? तो पक्षी जो क्या होता है? समतापी होता है। पक्षी क्या होता है? समतापी होता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाएंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि केंचुए श्वसन करते हैं। केंचुए श्वसन क्या चीज से करता है? तो त्वचा से करता है, ध्यान रखेंगे। क्या चीज से करता है? त्वचा से करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाएंगे। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वहां ज्यादा समय देना लगता नहीं है, इसीलिए फटाफट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। 63 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है नहीं है। पैरामीशियम, कैलामिडोमोनास, या कवक, या जीवाणु? तो एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। 64 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, या सेलुलोज की, या ए और बी की? तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाते हैं। 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस में? ओ में, या ए में, या ए बी में, या बी में? एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है? तो ए बी में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। 66 में क्या कहा जा रहा है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से कारण के होता है? थायमिन के, या राइबोफ्लेविन के, या कैल्सिफेरॉल के, या नियासिन के? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को बनाएंगे। 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग जो है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? उसके ताप से, तरंगधर से, आवृत्ति से, या ए और बी से? तो किससे होता है? तो तरंगधर से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाते हैं। बहुत इजी सेट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 को बनाएंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? क्या होता है भैया? एम्पियर, की वोल्ट, या फैराडे, या टेस्ला?
तो क्या होता है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक हमें पूछा जा रहा है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराड है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि सार्वत्रिक कैपिटल जी का मान पूछा जा रहा है, बताएंगे कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, 6.67 3 गुने 10 के पावर 11 -11। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 को बनाएंगे। 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो तरंग दर सबसे कम होता है, रेडियो तरंगे का या सूक्ष्म तरंगे का या अवरक्त तरंगे का या गामा तरंगे का। तो गामा तरंगे का क्या होता है, सबसे कम होता है। गामा तरंगे का क्या होता है, तरंग दर सबसे कम होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाएंगे। 71 को देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है एक समान चाल का, एक समान वेग का, एक समान त्वरण का, असमान वेग का। तो किसका उदाहरण है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, एक समान त्वरण का उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाते हैं। 72 को देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्या कहा जा रहा है कि 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगे होती है, क्या होती है, अश्रव्य होती है, प्राश्रव्य होती है, अश्रव्य तरंगे होती है, अतिश्रव्य होती है। तो ये क्या तरंगे होती है, प्राश्रव्य तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, प्राश्रव्य तरंगे होती है। ध्यान रखेंगे 20,000 SZ से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग, प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। इसका रेंज क्या होता है, 20,000 HZ से लेकर के 20 के HZ तक, किलोहर्ट्ज तक। तो इसको हम लोग प्राश्रव्य तरंगे बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को बढ़ते हैं। 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग भी इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बना देंगे। कहा जा रहा है कि कांसा निम्न में से किस धातु से मिलकर बना होता है। कांसा किस धातु से मिलकर बना होता है, तांबा और टीन से, तांबा और जस्ता से, सीसा और टीन से, तांबा जस्ता और टीन से। तो बताएंगे किससे बना होता है कांसा। तो कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांसा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाएंगे। 74 को देखेंगे। 74 में क्या कहा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है हारा कशिश के नाम से जाना जाता है। हारा कशिश के नाम से कौन जाता है, तो फेरस सल्फेट जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, हारा कशिश बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 को। 75 को देखिए। 75 में क्या कहा जा रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, किससे जो अम्ल वर्षा होता है। तो बताएंगे, तो अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा के लिए सब उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड और जो है बताइए सल्फर ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सल्फर ऑक्साइड यही ना है आपका, तो यानी कि ए और सी इसका सही जवाब, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है और SO2, तो इसका सही जवाब ए नहीं होगा। क्या क्या हो जाएगा, बी और जो है सी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे भी दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में बी और सही जवाब, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है N2O और क्या चीज, SO2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को बनाएंगे। 76 में क्या कहा जा रहा है कि पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं, लोहा से, जस्ता से, तांबा से या लेड से। तो पारा को कहाँ संग्रहित कीजिएगा, तो लोहा में, ध्यान रखेंगे। पात्र कैसा होना चाहिए, लोहा में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाएंगे। 77 को देखेंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्ल में जो उपस्थित रहता है, कौन तत्व है, तो हाइड्रोजन है जो सभी अम्ल में रहता है मौजूद, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को बनाएंगे। 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से जो है कौन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है, टेफ्लॉन या पॉलीथीन या बेकेलाइट या नाइलॉन। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक पूछ रहा है, तो कौन होता है, बेकेलाइट होता है, ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 को देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, GV मावलंकर या HC मुखर्जी। तो कौन थे, तो HC मुखर्जी जो क्या थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, HC मुखर्जी साहब। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जब 35वां संविधान संशोधन था वो भी सिक्किम में से था, जो 1974 में था, तो उसको राज्य का दर्जा दिया गया।
सह राज का दर्जा दिया गया, लेकिन 36 में क्या हुआ गया, पूर्ण राज का दर्जा दिया गया। 36 में, 36वां कब हुआ, 75 में हुआ, तो इसके तहत जो पूर्ण राज का, तो ध्यान रखेंगे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 35वां और 36वां को भी ध्यान रखेंगे। एक कब, तो 1974 में सह राज का दर्जा दिया गया। अब एक कब, तो 1975 में पूर्ण राज का दर्जा दिया गया सिक्किम को, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखेंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, वो अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद जो है 26 क्या करता है बताएंगे आप लोग, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करने का काम करता है। अनुच्छेद 26 के तहत आप कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, 40 या 42 या 44 या 46। तो किसके तहत जो है संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, तो बताएंगे तो 42वें के तहत, 42वें के तहत। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। 83 को देखेंगे, लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है लोकसभा के नेता, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें हैं, ध्यान रखेंगे क्रम उनका। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे हम लोग। 84 में क्या कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के या लोकसभा के या संसद के। तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका सही जवाब लोकसभा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 को देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किससे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या राज्यसभा को। तो अधिकार किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाएंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है साथियों, किसे जो है अस्थायी मित व्ययिता की समिति कहा जाता है, लोक लेखा समिति को या प्राक्कलन समिति को, सार्वजनिक उपकरण समितियां को, विभागीय अस्थायी समितियां को। तो प्राक्कलन समिति को जो है अस्थायी मित व्ययिता की समिति कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाएंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये जरा बताना है, बताएंगे आप लोग कितना हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है, ध्यान रखेंगे कितना हो सकता है, 500। और न्यूनतम पूछता तो 60, न्यूनतम पूछता तो कितना, ध्यान रखेंगे 60 होता, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 88 को देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, बताएंगे। तो अनुच्छेद जो है किस में, तो 248 में जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 को बनाएंगे। 89 को देखेंगे। 89 में क्या कहा जा रहा है साथियों, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कहाँ लागू नहीं है, असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या मेघालय में। तो ये लागू नहीं है कहाँ, मेघालय में लागू नहीं है। अगर मेघालय की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है, शिलोंग है, और यहाँ के सीएम कॉनराड सिंगमा है, और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 को देखिए। 90 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 17 वर्ष, या 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का उम्र क्या होता है, आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, ध्यान रखेंगे 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे, जो कि अभ्यारण्य है। 91 को देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किताम जो है, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है, नागालैंड में, मिजोरम में या सिक्किम में या मणिपुर में है। तो किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ कैपिटल कहाँ है, गंगटोक है, और यहाँ के बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग है, और यहाँ का गवर्नर का नाम बताइए, गंगा प्रसाद जी है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाएंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1981 में।
तो कब किया गया? तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कब? तो 1971 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। 93 को बनाइए आप लोग। 93 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? गिर वन में या मानस में या काजीरंगा में या दाची गाम में? तो हंगुल कहाँ पाया जाता है? तो दाची गाम में पाया जाता है। दाची गाम में पाया जाता है। कहाँ है दाची गाम? जम्मू कश्मीर में है, इसको ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में है दाची गाम। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाएंगे। 94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जेनेवा में, पेरिस में है, नैरोबी में है। तो कहाँ है? जेनेवा में है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका अभी महानिदेशक का नाम पूछे तो क्या बताइएगा? टेड्रोस अधानोम है, टेड्रोस अधानोम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। गिनी की राजधानी कहाँ है? गिनी देश है, इसकी राजधानी पूछा जा रहा है, बताएंगे। गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की राजधानी कोनार्के है, कोनार्के है, कोनार्के है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 को बनाइए। बांस जो है नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है? असम का, मणिपुर का, मिजोरम का या मेघालय का? तो किसका है लोक नृत्य? मिजोरम का। अगर मिजोरम की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल है। और यहाँ के सीएम कौन है बताइए? जोरमथंगा जी है। और यहाँ के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 में क्या कहा जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में डीआरडीओ का मुख्यालय है, बेंगलुरु में या मुंबई में या नई दिल्ली में? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाते हैं। 98 को क्या कहा जा रहा है कि सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड का, आयरलैंड का, मलेशिया का, ताइवान का? तो ये सोजिम संसद जो पूछा जा रहा है किस देश की संसद का नाम है? तो किस देश का संसद का नाम है? पोलैंड का संसद का नाम क्या है? सोजिम है। अगर आयरलैंड की संसद का नाम पूछता तो क्या होता बताइए? डेल आयरन। अगर वहीं आपको मलेशिया का संसद का पूछता तो क्या होता? दीवान निगराना। अगर वहीं ताइवान का संसद का पूछता तो क्या होता? युवान जो है ताइवान का संसद का नाम है, युवान। तो ध्यान रखेंगे, सोजिम किसका संसद का नाम है? तो पोलैंड का है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? विलासिता वस्तुएं या पूरक वस्तुएं, समान वस्तुएं या निम्न वस्तुएं? तो मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, किस में होती है? तो बताएंगे, निम्न स्तरीय वस्तुओं में होती है। मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट निम्न स्तरीय वस्तुओं में होती है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन अंत वाला तो सब वाला साथियों, आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? बेरोजगारी को या मुद्रास्फीति को या आय वितरण को या आर्थिक समृद्धि को? तो लॉरेंज वक्र जो है किसको प्रदर्शित करने का काम करता है? तो आय वितरण को प्रदर्शित करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे।